नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सुबह 11 बजे शुरू होगा सत्र। उत्तराखंड पहुंचे यूपी के सीएम योगी बोले, देवभूमि में हुआ पैदा, अब यूपी की सेवा का सौभाग्य मिला। कल भतीजी की शादी में होंगे शामिल। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में पहला लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन। 5 आवेदनों को मंजूरी का इंतजार। इतिहास रचने को तैयार उत्तराखंड। पदकों की संख्या 4, अब तक जीते कुल 33 पदक। 4 गोल्ड मेडल भी शामिल। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन। और उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की तैयारी। अगले हफ्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। यात्रा रूट को बांटा जाएगा 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। विधानसभा देहरादून में इसका सत्र शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अड़तीसवें नेशनल गेम्स के 10वें दिन रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में ट्रैक साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैक पर साइकिलिंग कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की, फिर ट्रैक पर पहुंचकर टेक्निकल टीम और खिलाड़ियों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि 14 फरवरी को हल्द्वानी में 38वें नेशनल गेम्स का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। हमारे लिए बहुत गौरवशाली समय है, हमारा गौरवशाली क्षण है प्रदेश के लिए कि इस समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। और मैं पिछले 3 दिनों से मैं भी लगातार देहरादून में मैंने शूटिंग रेंज पर भी मैं गया था। मैंने खिलाड़ियों के साथ दिन का भोजन भी किया था। शाम को बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर भी मैं उपस्थित था। तो पूरे प्रदेशवासियों में एक अलग प्रकार का वातावरण है। मैं कहूँ कि लोग आनंद ले रहे हैं, हमारे नौजवान सब प्रेरित हो रहे हैं, युवा बच्चे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड पहुंचे। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने और पौड़ी जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी सुबह विमान से जौलीग्रांट पहुंचे। यहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव के लिए रवाना हुए। देखिए योगी जी आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के एक बहुत बड़े नेता हैं और आज उनका प्रभाव पूरे देश में है। और मुझे आज सौभाग्य से उनका अगवानी करने का मौका मिला। कई विषयों पर उन पर चर्चा हुई। मैंने सफलतम कुंभ की भी उनको बधाई दी है। और दिल्ली चुनाव के बारे में जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मैंने उनको मसूरी आने का निमंत्रण दिया है। और संभव तो अगस्त माह में अब मसूरी में उनका आगमन होगा। मैंने उनसे कहा कि साहब आप अपने गाँव जाते तो ऋषिकेश तो अक्सर आते रहते हैं आप, लेकिन आज मसूरी आइएगा। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और मैं व्यक्तिगत रूप से इन्विटेशन देने को लखनऊ जाऊंगा। अलग अलग विभूति एक मंच पर आते हैं तो विकास की एक सोच को आगे बढ़ाते हैं। और आज उन्होंने एक नया विकल्प दिया यहाँ पे इस बनास गांव में। मां विंध्यवासिनी और मां गढ़वासिनी के इस धाम में
प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम करके, बजरंगबली की मूर्ति का कार्यक्रम का स्थापना करके, मां गढ़वासिनी की मूर्ति की स्थापना करके यहां पर उन्होंने उस दिव्य अनुभूति को और मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उत्तराखंड के नौजवानों को एक नई प्रेरणा दी है। सीएम योगी ने पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किसान मेले में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत भी थे। यहां उन्होंने संबोधित भी किया। ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। उत्तराखंड में 12 दुग्ध पर्यवेक्षकों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति पत्र दिए और उनको अच्छे से काम करने के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। वहीं अब 12 दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और ये सभी लोग विभागों के लिए अच्छा काम करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में लगातार नौकरी देने का काम कर रही है और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी उन्होंने बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे। 92% हमारे जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हुई है और आज हम जो है दुग्ध पर्यवेक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे हमारे विभाग को फायदा मिलेगा। देखिए, सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने के लिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे वो दुग्ध पर्यवेक्षक हो, विभाग के अगर हाथ नहीं होंगे तो विभाग काम नहीं कर पाएगा और योजनाओं को धरातल पर उतारने में ये सारे अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के पहले 10 दिन में पोर्टल पर लिव इन का केवल 1 केस रजिस्टर करवाया गया है। अधिकारियों ने दावा किया कि अनिवार्य पंजीकरण के लिए लिव इन युगलों से 5 आवेदन मिले हैं। उन्होंने बताया कि उनमें से 1 का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि 4 अन्य के आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू कर भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया था। यूसीसी के जरिए प्रदेश में धर्म और लिंग से परे हर नागरिक के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे विषयों पर समान कानून लागू हो गया है। फसलों के बीमे की धनराशि के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे किसानों ने प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की और इस पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों की बीमित राशि को किसानों के खातों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके बाद महज चंद घंटे के अंदर बीमा कंपनी ने किसानों को उनकी फसलों का 32 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान कर दिया, जबकि बाकी धनराशि भी जल्द किसानों के खाते में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए किसान पहली प्राथमिकता है और प्रदेश में किसानों के फसलों के क्लेम का पैसा बीमा कंपनी ने रोका था, जिसमें से बात सामने आई है कि बीमा कंपनी के कुछ अधिकारियों ने अपने पोर्टल पर अलग अलग आंकड़े लिखे थे, जिसके कारण बीमा क्लेम मिलने में किसानों को परेशानी हुई है। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है
और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कंपनी जिसके पास 10 जिलों का काम है, किसान परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने कंपनी के अधिकारियों को, अपने सचिव को अपने उत्तर बुलाया और मैंने कहा कि इनके मुआवजे तुरंत बंटने चाहिए। और कल शाम तक लगभग 4,900 से अधिक किसानों को मुआवजे मिल चुके हैं और आज तक मुझे बताया गया कि शाम तक 10,000 लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि किसान हमारी प्राथमिकता है, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार किसानों के इसमें हम काम कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि कंपनी के लोगों द्वारा अलग अलग टाइम पे पोर्टल पर अलग अलग आंकड़े डाले गए, उसके लिए जो दोषी है मैंने भारत सरकार को लिखा है और उसमें जो डिफरेंस होगा उसको भी हम जो है किसानों को दिलाएंगे। और अब खबरें उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स की। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। इसमें कर्नाटक ने 36 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कर्नाटक ने गोल्ड जीता। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु को सिल्वर, जबकि महाराष्ट्र को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में महाराष्ट्र को सिल्वर, जबकि ओडिशा को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक की धिनिधि ने तैराकी की कुल 11 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 9 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। 11 पदकों में से 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक धिनिधि के नाम हैं, जबकि 5 रिले में हैं। सभी प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की सराहना की गई। So at this 30th edition of the National Games, I won 11 medals, 6 individual medals and 5 relay medals. So 4 relay gold and 1 relay bronze, and 5 individual gold medals and 1 individual silver. How does it feel now? I feel really happy with my achievement today. Super happy with all the times that I've given. I'm really thankful for all the support I've gotten at this competition. Really hoping to push forward and hope to make India proud. In 11 events, she won 9 gold, 1 silver and 1 bronze. So she has worked really hard. So we are happy that whatever the result has come out really well. Dedicated, very hardworking, very determined. So yes, we are happy that she has done it well. उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के लिए आज सुखद खबर आई। आपको बता दें, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में राजस्थान की अंजलि शेखावत और उमेश चौधरी ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। वहीं यहां तक का सफर कैसा रहा, इन सब बातों को लेकर हमारे यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं। यहां पर आज हरियाणा की झोली में एक और स्वर्ण पदक आया। आपको बता दें कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में प्रमोद कुमार और सुरुचि ने गोल्ड पर निशाना साधा। इस नेशनल टूर्नामेंट में उनका सफर कैसा रहा और यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने हरियाणा के दोनों खिलाड़ियों से खास बात की। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में आज 10 मीटर एयर पिस्टल्स मिक्स में हरियाणा के प्रमोद
और सुरुचि ने स्वर्ण पदक जीता है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को बधाई है कि आपने स्वर्ण जीता। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत बढ़िया एकदम। जब आप इस गेम में आते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ा इसको जीतने के लिए? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है सर, बहुत ज़्यादा। आप लोग का ट्रेनिंग का क्या टाइम होता है? कैसे ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं? जैसे सुबह जगते हैं तो कैसे ट्रेनिंग करते हैं और कितने घंटे का ट्रेनिंग प्रतिदिन करनी पड़ती है? सुबह उठते हैं सर, फिर सुबह उठने के बाद फिजिकल वगैरह करना पड़ता है और फिर अपना फिजिकल करने के बाद नाश्ता वास्ता करके रेंज पर चले जाते हैं सुबह 8-9 बजे। 8-9 बजे से 6-7 बजे तक शाम तक प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो किन बारीकियों पर ध्यान रहता है आप लोग का? इसमें सर मेन है ना, साइट है, ट्रिगर है, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये क्या गेम है 10 मीटर अगर कहें तो पिस्टल, और कितना टफ है? बहुत टफ है, बाकी गेम तो सारी टफ है, कोई भी इजी नहीं है। जैसे गेम फाइनल गेम से पहले जब आप लोग जज कर रहे थे तो क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, कोई घबराहट नहीं थी। कितना मेहनत करना पड़ा इसके लिए? एक्चुअली मैं सिर्फ 3 ही घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, अगर बेसिक चीज़ की जाए तो एयर पिस्टल में किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए लोगों को जो इस गेम में आना चाहते हैं? एक तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इंसान, जो मतलब शूटिंग करना चाहता है, क्योंकि सारा माइंड का गेम है। माइंड सेट होना चाहिए, मेंटली होना चाहिए। आप लोग यहाँ उत्तराखंड आए, सारी व्यवस्थाएं देखे, कैसा फील कर रहे हैं? कैसा लगा आप लोग का व्यवस्थाएं? व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर, माहौल एकदम बढ़िया है। कैसा लगा उत्तराखंड? उत्तराखंड अच्छा लगा, अच्छी सिटी है उत्तराखंड। तो ये थी सुरुचि और प्रमोद जिनका कहना था कि अगर इस गेम में आना चाहते हैं तो ये टेक्निकल गेम है और इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही एक अच्छे कोच की भी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें खुशी है कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही उत्तराखंड की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर के भी वे संतुष्ट नजर आए। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में फुटबॉल का मैच हुआ। दिल्ली और उत्तराखंड का सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहा। पहले हाफ में दिल्ली की तरफ से 22वें मिनट में पहला गोल किया गया। इसके बाद उत्तराखंड ने जबरदस्त डिफेंस किया और दूसरे हाफ में उत्तराखंड के जर्सी नंबर 11 आयुष बिष्ट ने जबरदस्त गोल कर मैच में उत्तराखंड की वापसी कर दी और सेकेंड हाफ पूरा होने तक दिल्ली और उत्तराखंड 1-1 की बराबरी में रहे। इसके बाद 7 मिनट का इंजरी टाइम मिला, उसमें भी उत्तराखंड और दिल्ली का 1-1 गोल बराबरी में रहा। कई मौके मिलने के बाद उत्तराखंड ने मैच जीत लिया और फाइनल में पहुंचे। देखिए ऐसा है, मुकाबला हमारा सब बढ़िया था, कहीं कहीं पे हमको लक साथ नहीं दिया। हमने आप उठा के पूरा वीडियो अगर बनाया देख लो, हर मैच में 5 गोल 4 गोल 3 गोल मिस किया है आज भी। ठीक है, अभी हमारे बच्चे पूरा खेल दिखाई नहीं पाए, दिखाया था थोड़ा सा गोवा का गेम तो 4-1 से हम जीते थे। ये बच्चे हैं, अब हिंदुस्तान की सारे अच्छे खिलाड़ी यही है, इसमें खेलते हैं और उन सबको इन्होंने फुटबॉल सिखा दिया कि फुटबॉल ये होता है। खिलाड़ी को प्रेरित भी किया, देखा गया ग्राउंड में, उसके बाहर प्रेरित किया है। देखिए मैं तो फुटबॉल में ही जिंदा हूँ, फुटबॉल ही बनना है। हम जिसको जो है टिप्स देते हैं, जो बच्चे सुनते हैं वो कामयाब होते हैं। आज जैसे ये सर हम हमारे कोचेज ने, हमारे सेक्रेटरी सर ने, हमारे लोगों ने, जो हमारे फिजियो जितने भी सब ने बहुत मेहनत की इसके लिए। हमारा 1-1.5 महीने का पूरा कैंप लगा, बहुत मेहनत की इसके लिए। और ये हमारा जो मुझे सेकंड हाफ में उतारने का प्लान है, ये हमारे कोचेज के द्वारा बनाया गया है। हमारे कोई स्ट्रेटजी अपनी पूरी कि हम जब आप ग्राउंड पर उतरते हो और खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं, हम देखते हैं ग्राउंड में एक जो खेल है उत्तराखंड का वो तेजी से बढ़ता है। हाँ सर, वो हमारा मैंने बताया ना, हमारे कोचेज ने ये हम स्पेशली प्लान बना रखा है किसी भी टीम पे दबाव डालने के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस भी है नए लड़कों के मुकाबले, तो हम लोग इसी वजह से उत्तराखंड के लालकुआ नगर में रोडवेज बस स्टॉपेज की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सांसद अजय भट्ट और उनके प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती द्वारा शुरू की गई पहल अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। लालकुआ में बस स्टॉपेज की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पत्र लिखकर जमीन तलाशने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद जिला प्रशासन, नगर पंचायत और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने उन्हें जगह दिखाई। पहला स्थान तहसील और हॉट बाजार के पास पुराने पेट्रोल पंप की भूमि को देखा गया। दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुद्वारे से नीचे की ओर देखी गई। हल्द्वानी लालका शहर के पास एक तो ये वन विभाग की जमीन पर देखा गया है, एक जहाँ पर पुराना पेट्रोल पंप था वो जगह भी देखी गई है। इसमें परिवहन विभाग, नगर पंचायत और राजस्व की टीम है। जो भी इसमें परिवहन विभाग की तकनीकी सहमत बनेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था कि शीघ्र ही हमारी जो टीम आएगी जगह चयन के लिए। आज जो टीम है हमारे रोडवेज से टीआई साहब आए हैं, तहसीलदार साहब हैं, नगर पंचायत से ईओ साहब हैं। उसी क्रम में हमने 2 जगह देखी है और पब्लिक के हिसाब से जो पब्लिक के लिए आरामदेह जगह होगी उसको, और टेक्निकल भी सही होगी, उसको चयनित किया जाएगा। और मेरे ख्याल से बहुत ही शीघ्र यहाँ पे बस स्टॉपेज का हमको सुविधा मिल जाएगी। तो अब तो बन जाएगा, लेकिन बस अड्डे की भी एक मांग रही है। बस अड्डे के लिए निरंतर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी और इस विधानसभा के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह जी प्रयासरत है। और स्टॉपेज के बाद रोडवेज की जो जगह अगर शीघ्र चयनित हो जाएगी उसको पूर्ण आशा करता हूँ। यहाँ के बताया गया है कि आपका ये पुल के पास बना है, एक यहाँ पर देखा जा रहा है तत्काल मौके पर। हमारे तहसीलदार साहब मौके लेकर जैसे जहाँ डिसीजन होगा वहाँ पर सुटेबल यही रहेगा। जहाँ तक हम लोग खड़े यहाँ पे यहाँ सही रहेगा सर। क्या रिपोर्ट अब आगे अधिकारी को देंगे, अपने उच्च अधिकारी को देंगे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।